हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए, जहां हम पेपर 3 का मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ 1 पे डिस्कशन करने वाले हैं। जून 2021 अटेम्प्ट के लिए आईसीआई 2 मॉक टेस्ट पेपर इशू करेगी, दैट इज़ 2 एमटीपी इशू करेगी, जिसमें से फर्स्ट सीरीज़ ऑलरेडी उन्होंने मार्च में इशू कर दी है एंड सेकेंड सीरीज़ मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड तक इशू हो जाएगी। तो आज हम लोग पेपर 3 पे डिस्कशन करेंगे, बट इसके पहले हम ये बता दें कि लास्ट ईयर जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर इशू किया था अप्रॉक्स अक्टूबर 2020 में, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ दिसंबर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था रिलेटेड टू पेपर 3, वो भी हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये दोनों ही चीज़, दैट इज़ जो मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2020 का था एज वेल एज जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2020 का, दोनों ही आपके करंट ईयर एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, दैट इज़ जून 2021 के लिए बहुत रेलेवेंट है। साथ ही साथ हमने दिसंबर में 3 क्लासेस अपलोड की थी रिलेटेड टू स्टैट्स, जहां हमने ये बताया था कि स्टैट्स में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में रिपीट करते हैं, उनकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जहां हमने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया था। सिर्फ हमारी वहां एक क्लास अभी भी ड्यू है, जो बेसिकली थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। वो क्लास हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। बाकी तीनों क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो चलो हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली पेपर 3 पे है। इस पेपर 3 में सबसे पहला डिस्कशन हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे, देन हम डिस्कशन करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में एंड देन हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स पे। तो आज हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 61 to 100, क्योंकि बेसिकली ये 40 क्वेश्चन रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से। इस मॉक टेस्ट पेपर की कॉपी सबको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाएगी। एंड यहाँ हम एक और पॉइंट इन्फॉर्म कर दें कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, दैट इज जो हमारा चैप्टर 1 है सीए फाउंडेशन का, वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, बिल्कुल डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारे इंस्टीट्यूट की मैथ का सेट ए, सेट बी एंड एडिशनल क्वेश्चन है, उस पर भी डिस्कशन किया हुआ है। सबके लिंक आप देखोगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हमने अपना जो सेकंड चैनल स्टार्ट किया है, वहाँ हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस अपडेट कर रहे हैं, जहाँ हर एक पॉइंट जो रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम अलग अलग डिस्कशन क्लास अपलोड करें, आफ्टर दैट एमसीक्यू सेशन अपलोड करेंगे। तो वो चैनल भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे पूरा डिस्कशन कर लिया है। सबकी लिंक आप देखना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। साथ ही साथ हमने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है फॉर सीए फाउंडेशन, वहाँ पे भी आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलो अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेटेड है पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। अब देखो, जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है। लेट्स से ये 10 है, ये 20 है, 20 30 30 40, ये इस तरीके से हिस्टोग्राम का प्रेजेंटेशन होता है, जहां बार किसको शो करता है, फ्रीक्वेंसी को। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 विथ फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ऑप्शन दिया है टाइम सर्विस, ये टाइम सर्विस नहीं, टाइम सीरीज होगा। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो, हिस्टोग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो नो डाउट आपके पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज होनी चाहिए, जिसका अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का ही पॉइंट है, और इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जहां हमने ये बताया था कि अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो उसको हम कहते हैं ओगिव। और ओगिव में 2 चीज़ बनती है, पहला बनता है मोर देन सीरीज और दूसरा बनता है लेस देन सीरीज। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिया और फ्रीक्वेंसी दी है। आगे लिखा है, इन हाउ मेनी केसेस 5 और मोर एक्सीडेंट्स अकर।
ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने सेट बी का कराया हुआ है जब हमने स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पे डिस्कशन किया था। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 5 या 5 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स, तो देख लेते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मेंशन है 5 या 5 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स, मतलब ये पार्ट हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसको शो करती है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट किया है, ये कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी। तो 5 एक्सीडेंट्स कितने बार हुए, 27 टाइम्स, 6 एक्सीडेंट्स 18 टाइम्स एंड 7 एक्सीडेंट्स 9 टाइम्स। जब हम इसको टोटल करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 54। एंड क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछा है कि 5 या मोर एक्सीडेंट्स कितने टाइम्स अकर करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 54। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, अगेन ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा में हमने डिस्कस किया था कि हम क्लास इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, a man travels at a speed of 20 km per hour and then returns at a speed of 30 km per hour. His average speed of the whole journey is, हमने अपने जो सेकंड चैनल पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास डाली है, वहाँ हमने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और हमने बताया भी था कि ये पैटर्न पे क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे हार्मोनिक मीन का एप्लीकेशन होगा और इसको आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मानो और इसको सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2। 2 डिवाइडेड बाय x1 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर और x2 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। बस इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम यहाँ से एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 60। 20 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स और 30 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। अब इस 60 को हम न्यूमरेटर में लेकर के जा रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 5 और हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 12 और 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी 24 किलोमीटर पर आवर। इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने जब अपनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास पे इस पे डिस्कशन किया था तो वहाँ इस पे डिटेल डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट, the sum of the squares of deviations of a set of observations has the smallest value when the deviations are taken from, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सम किसका, डेविएशन के स्क्वायर का। डेविएशन मतलब क्या होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन से जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो कह रहे हैं कि ये जो डेविएशन आप निकालोगे, जिससे भी निकालोगे, वो क्या आना चाहिए, मिनिमम। अब ये देखो, ये भी हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में बताया था जब हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो हमने ये बताया था कि अगर हम समेशन निकालते हैं किसका, डेविएशन का फ्रॉम मीन और उसका स्क्वायर कर देते तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, मिनिमम आएगी। और अगर हम डिफरेंस निकालते हैं मीन से और उसका सम करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगी, जब हम अरिथमेटिक मीन से डिफरेंस निकालेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ 2 वेरिएबल्स x and y are related by this and the mean deviation about mean of x given, then the coefficient of mean deviation of y about mean is। अब यहाँ देखो हमारे पास मीन की वैल्यू दी हुई है 1 एंड मीन डेविएशन दिया है x का 0.3। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि बेसिकली लाइन इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन की हेल्प से हम मीन y कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम मीन डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमसे क्या मांगा है, क्वेश्चन में कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दैट इज y डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखो हमारे पास मीन डेविएशन ऑफ x दिया है, हम इसकी हेल्प से मीन डेविएशन ऑफ y निकाल लेंगे और मीन ऑफ x दिया है तो उसकी हेल्प से मीन ऑफ y निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टीज याद हो तो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में तो बताया था कि ये स्केल से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है। स्केल से अफेक्ट होता है एंड ओरिजिन से अफेक्ट होता है, मतलब ए को भी कंसिडर करेंगे इक्वेशन में और बी को भी कंसिडर करेंगे। बट जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, दैट इज मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज, तो वहाँ ये बात याद रखना कि जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की तो वो स्केल से अफेक्ट होता है, दैट इज बी से अफेक्ट होता है, बट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है।
अब देखो मेरे पास जो इक्वेशन दिया था वो दिया था 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करो। 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, और हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3x। अब इस पे हम क्या करेंगे कि एक एक करके प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर मान लो हमें मीन y निकालना है तो नो डाउट हमारे लिए a भी रेलेवेंट है, b भी रेलेवेंट है, और x की जगह हम मीन x रख देंगे। मीन x ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 1। तो सीधे सीधे हमारे पास मीन y आ गया 5/3। अब इसी तरीके से मीन डेविएशन ऑफ y की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जहां हमने ये बताया था कि ये होता है मॉड b मीन डेविएशन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे हम a को ओरिजिन को कंसिडर नहीं करते। ये देखो ये क्या है, ये मेरे पास b की वैल्यू दी है, तो हम मॉड में रखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाय मीन डेविएशन ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.3। एक चीज देखो, इस मॉड को ओपन करने पे वैल्यू हमेशा किस में आएगी बेटा, प्लस में आएगी। मॉड का मतलब ही होता है कि साइन को हम इग्नोर करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आएगी 0.2। अब देखो हमें मीन डेविएशन ऑफ y चाहिए था, आ गया। मीन चाहिए था y का, वो भी आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करने अबाउट y, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y, ये इसका फॉर्मूला हमने बताया था, मीन डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100। मीन डेविएशन ऑफ y हमने कैलकुलेट किया 0.2, मीन y कैलकुलेट किया है 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 12। देख लो हमारे पास आंसर में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा C, 12। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the arithmetic mean and harmonic mean for the two numbers are given respectively, then the geometric mean will be, ये भी हमने measures of central tendency की क्लास में बताया हुआ है, जो कि बेसिकली हमारे सेकंड चैनल पे अपलोडेड है, कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। हमसे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने बोला है, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने बोला है। तो नो डाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। बस आप अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन की वैल्यू रखो, एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 4, तो करेक्ट आंसर होगा C। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्योंकि रेंज की बात कर रहा है तो रेंज, अभी हमने रेंज पे डिस्कशन नहीं किया, डिस्पर्शन पे, उस पर भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम डिस्पर्शन पे भी डिटेल क्लास अपलोड करेंगे। बट स्टिल हम यहाँ बता दें कि अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो पहले आपको यहाँ देखो ये कौन सी सीरीज दी है, इंक्लूसिव सीरीज दी है। आपको पहले इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, और फिर ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब रेंज के लिए हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। लार्जेस्ट कौन सी है 59, स्मॉलेस्ट कौन सी है 10। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे कि 59 जो कि अपर लिमिट है, इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 59.5, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। देख लो कैसे, हम इसको जब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। अगेन लोअर लिमिट में 0.5 लेस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। इसी तरीके से आपको हर एक क्लास के लिए एक्सक्लूसिव सीरीज में आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर। अब देखो ये मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो हमने फॉर्मूला बताया वो था लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 50 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाई बाय 100, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 72.46। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, 72.46। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, और ये क्वेश्चन भी हमने अपने सेकंड चैनल पे, जहां हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज डिस्कस किया है, वहां हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया था, क्योंकि ये सब पार्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का। अब क्वेश्चन में देखो हमसे कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालने बोला है, और कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन ऑफ 2। तो n1 कितना दिया है 15, n2 कितना दिया है 13,
हार्मोनिक मीन 1 कितना दिया है 75 और हार्मोनिक मीन 2 कितना दिया है 65। तो डायरेक्टली हम कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लें। डायरेक्टली हम कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें 15 प्लस 13 n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 2। अब इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 28 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/5। अब 5 को हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में लेकर के चले जाएंगे डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 70। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा A 70। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स देन vx प्लस y व्हेन x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि x क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ y और उस केस में फॉर्मूला क्या होगा vx प्लस vy। बेसिकली प्रोबेबिलिटी की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन इज अ बेटर मेजर देन अदर्स व्हेन, ये भी हमने अपने लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास में डिस्कस किया है जहां हमने रेलेवेंट पॉइंट्स बताए थे कि ज्योमेट्रिक मीन बेटर है अगर हमें एवरेजेस कैलकुलेट करना है रेशियोज का, परसेंटेजेस का, एंड अगर इंटरवल ऑफ स्केल गिवन है। इंटरवल ऑफ स्केल मतलब एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू 64 है, तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। फिर भी इन ऑब्जर्वेशंस के लिए बेस्ट मेजर कौन सा माना जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन बेटर मेजर है किसके लिए फॉर बोथ A एंड B। नेक्स्ट, The sum of squares of deviation from mean of 10 observation is 250। sum of square of deviation दिया है मीन का, मतलब मीन से जब डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर रहे हैं और उसका समेशन कर दे रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 250। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है 10, मीन कितना गिवन है डेटा का 10। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमें क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मीन ऑलरेडी गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर याद ना हो तो देखो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इसका फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 10 और हम कह सकते हैं 5। बस मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मीन 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आएगी 50%। तो करेक्ट आंसर होगा C 50%। अब ये देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड है किससे डिस्पर्जन से। अभी हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास कंप्लीट की अपने सेकंड चैनल पे और बहुत जल्दी हम डिस्पर्जन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो सारी क्लासेस आप सबके लिए रेलेवेंट है। अब इस बार देखो जितना भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट पेपर में है सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है। तो अगर आपने डिटेल डिस्कशन वाली क्लास की होती तो आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता ही नहीं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज 5, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट ऑफ x अबाउट मीन। अब देखो यहाँ पे मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी लगनी है। सिंपली मीन डेविएशन ऑफ x कैसे निकालेंगे मॉड b मीन डेविएशन ऑफ y, क्योंकि जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो वहाँ हम ओरिजिन को नहीं कंसिडर करते बल्कि सिर्फ स्केल को कंसिडर करते हैं। क्लियर। तो पहले हम इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे लाइन इक्वेशन में। मेरे पास दिया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। अब क्योंकि देखो हमारे पास मीन डेविएशन ऑफ y दिया है तो हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे। 5x इज इक्वल टू 17 माइनस 2y और x इज इक्वल टू 17/5 माइनस 2/5y। ऑलरेडी हमारे पास मीन डेविएशन ऑफ y कितना गिवन है 5 और ये देखो ये रहा मॉड b। अगर हम मॉड b की बात करें तो मेरे पास कितना दिया है -2/5। बस मीन डेविएशन ऑफ x निकल जाएगा। मॉड b कितना है -2/5 मतलब कितना हो जाएगा 2/5 क्योंकि हम साइन को कंसिडर नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय मीन डेविएशन ऑफ y जो कि दिया है 5। तो सिंपली मेरे पास मीन डेविएशन ऑफ x कितना आ जाएगा 2, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, इफ वेरिएंस ऑफ x इज 5 देन द वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x। अगेन यहाँ अगर हम बात करें तो ये डिस्पर्जन है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिस पे अभी हमने बताया कि हम आगे भी डिस्कशन करेंगे बहुत जल्द अपने सेकंड चैनल पे। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉपर्टी है कि ये स्केल से तो अफेक्ट होता है बट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भी जब स्टैंडर्ड डेविएशन की हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्लियर। क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएंस ऑफ x दिया है, मतलब ये दिया है वेरिएंस ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए क्या करना होगा √5। इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब देखो वेरिएंस किसका निकालना है
2 माइनस 3x का, को हम कैसे लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x लिख सकते हैं। ये लाइन इक्वेशन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, y इज इक्वल टू माइनस 3x। y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड 3, क्योंकि मॉड में रखना होता है b को, स्टैंडर्ड डेविएशन x। मॉड 3 जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा 3, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है, अंडर रूट 5। देख लो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। बट क्या हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, नहीं, हमें क्या निकालना था, वेरिएंस निकालना था, किसका, y का। तो जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दो, 3 3 ज़ा 9, और अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 5, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 45। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 45। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट द मीन ऑफ द वेरिएबल x बी 50, देन द मीन ऑफ दिस विल बी। आप देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करेंगे, और मीन की प्रॉपर्टी में ये था कि अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो हम इसको मीन ले सकते हैं, इसको मीन ले सकते हैं, बट ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, एक तो u था और एक x था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मीन ऑफ x दिया है और हमें मीन ऑफ y, मीन ऑफ u निकालना है तो हम निकाल सकते हैं 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि मीन ऑफ x कितना है 50। इसको सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 260, तो करेक्ट आंसर होगा बी 260। बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलेज का ही एप्लीकेशन है। अगर आप इस पे प्रॉपरली फोकस करो तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा एग्जाम में। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है समेशन एक्स स्क्वायर इज 3390, और n कितना दिया है 30, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 7। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मीन कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी थी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समेशन एक्स स्क्वायर दिया था 3390, n दिया था मेरे पास 30, एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 7। हमें क्या कैलकुलेट करना था, मीन कैलकुलेट करना था। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n। समेशन एक्स तो दिया नहीं है तो सबसे पहले हम समेशन एक्स निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला है जहाँ पे होता है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, याद होगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस n माइनस मीन का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या पुट किया है, मीन ही तो पुट किया है। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया है, समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, बस हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 7 इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर है 3390 डिवाइडेड बाय n दैट इज 30 माइनस मीन का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगर स्क्वायर कर दें बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3390 डिवाइडेड बाय 30 को सॉल्व करने पे, 3390 डिवाइडेड बाय 30 को सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 113 माइनस मीन का स्क्वायर। अब देखो मीन के स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और 49 को राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 113 माइनस 49। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आई 64। अब क्योंकि हमें मीन निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, अंडर रूट 64 जो कि आएगा 8। क्लियर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मीन पूछा था, देखो हमने मीन निकाल दिया, तो मीन की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 8। क्लियर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड, मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल। अब देखो अगर मोड की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम बहुत ही ईजिली मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ ओगिव हम बहुत ही ईजिली मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ओगिव हम क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास में डिस्कस किया। बट अगर मीन की बात करें तो क्योंकि मीन एवरेज निकालता है और वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो करेक्ट आंसर होगा ए मीन। नेक्स्ट, in a non-leap year, the probability of getting 53 Sundays, 53 Tuesday और 53 Thursday is। अब अगर हम लोग बात करें नॉन लीप ईयर की, लीप ईयर
हर 4 साल में एक बार आता है जिसमें 366 डेज होता है और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है। अब पूरे साल में अगर बात करें तो ओवरऑल हमारे पास 52 वीक्स होता है ना। और हर एक वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो 52 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, तो ओवरऑल ये कितना हो गया? 364 डेज। और हमने बोला कि हमारे पास नॉन लीप ईयर में कितना दिन होता है? 365 डेज। यहाँ देखो एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो एक दिन क्या हो सकता है? वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी तो हो सकता है। ये जो एक्स्ट्रा बैलेंस बचा है एक दिन का, जो एक दिन लेफ्ट बचा है, ये कोई भी दिन हो सकता है मंडे से लेकर के संडे तक। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 53 संडेज, क्योंकि 52 वीक्स होता है तो 52 संडे तो होगा ही, 52 ट्यूसडे भी होगा, 52 थर्सडे भी होगा। बट अगर ये एक एडिशनल दिन संडे हुआ तो संडे कितना हो जाएगा? 53। अगर वो ट्यूसडे हुआ तो ये 53 ट्यूसडे हो जाएगा। अगर वो एडिशनल दिन थर्सडे हुआ तो 53 थर्सडे हो जाएगा। क्लियर? तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, ये संडे है, ये कितनी होगी? 1/7, क्योंकि टोटल मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब ये ओवरऑल 7 आने की प्रोबेबिलिटी है। पर इस 7 में से संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। क्लियर? वैसे ही प्रोबेबिलिटी 53 ट्यूसडे की कितनी है? 1 दिन, क्योंकि 7 में से एक दिन ट्यूसडे हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडे, ये कितना होगा? ये भी 1/7 होगा। क्लियर? अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडे, तो हम सिंपली क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7। इसका मतलब कि संडे या ट्यूसडे या थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/7। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3/7। यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर दिया है सी, 3/7। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ए की गिवन है, बी की गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए डिवाइडेड बाय नॉट बी, और हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी। बेसिकली ये है क्या, पहले ये समझ लो। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है, इसका मतलब इवेंट ए के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी चांसेस है। और अगर हम किसी भी लिटिल मार्क से शो कर रहे हैं, इस तरीके से डैश करके शो करते हैं और हम शो करते हैं ए नॉट, तो ये बेसिकली किसको डिनोट करता है? कि जो ये शो करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए क्या है ये समझो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए का मतलब होता है कि लेट्स से, अब मान लो हम ये कह रहे हैं कि हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और इवेंट ए क्या आ रहा है? आइदर 5 और 6। क्लियर? तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ए और नॉट ए क्या होगा? आइदर 1, 2, 3, 4। मतलब जो ए की प्रोबेबिलिटी है, जो ए में इवेंट आ रहा है, उसके अलावा जो बचा वो क्या हो जाएगा? ए नॉट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब ए इवेंट में जो चीज़ें आ रही हैं वो तो ए का पार्ट रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में नहीं आने के क्या चांसेस हैं? वो बैलेंस वैल्यूज होंगी। क्लियर? इसके अलावा हम एक और बात बता दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए, ये मिला करके हमेशा कितनी वैल्यू आती है? 1। क्लियर? तो अब देखो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे और ये सेम क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट की मैथ में दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का फॉर्मूला होता है वही हमने यहाँ पे भी लिखा है, बस क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो हर जगह ए और बी की जगह हमने कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करके इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब देखो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी क्योंकि हमने ऊपर बताया था ना कि जब हम ए और नॉट ए या ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ए को मिलाते हैं तो वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1 आती है।
बस अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कितना है 5/6 और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी है 3/5। इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5/12। तो करेक्ट आंसर होगा बी 5/12। नेक्स्ट, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विद 2 डाइजेस। अगर हम 2 डाइस टॉस कर रहे हैं साथ में, थ्रो कर रहे हैं साथ में, तो कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब 7 या 7 से बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे 1 से स्टार्ट करना, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। 1 के साथ हम क्या ऐड करें 6, तो 7 आएगा। क्लियर। अगर 1 के साथ, अगर मान लो एक डाइस पे 1 आता और एक डाइस पे 5 आता, तो क्या इसका टोटल 7 होता? नहीं। अब हम स्टार्ट करें 2 से, तो 2 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, 4 अगर ऐड करते तो 6 आता, 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। वैसे ही अगर हम 2 के साथ 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और यहाँ क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछ रहा है कि अगर हम 2 डाइस साथ में फेंकें तो कम से कम 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 के साथ क्या होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 3 + 4 हो जाएगा 7, 3 + 5 हो जाएगा 8 और 3 + 6 हो जाएगा 9। अब 4 के साथ करते हैं, 4 + 2 अगर करते तो 6 आता, तो 4 + 3 कितना होगा 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10। ऐसे 5 के साथ देखो, 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा, पर 5 + 2 करेंगे तो 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11। और अगर 6 के साथ बात करें तो 6 अगर एक डाइज में है और दूसरी डाइज में 1 है, तो 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11 और यहाँ हम लिख दे रहे हैं 6 + 6 = 12। तो देख लो, सिंपली हमसे क्वेश्चन में ये क्या था कि अगर हम 2 डाइस फेंकें तो कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप ये हमेशा मान के चलना, आपके पास 2 डाइस है, यहाँ पहले 1 से शुरू करना और ऐड करके देखते जाना, फिर 2 से, फिर 3 4 5 6। क्लियर। तो देखो, जब 2 डाइस आप थ्रो करो तो नो डाउट टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी बनेगी 36 और 7, कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 7 मतलब कम से कम 7 या 7 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 21 डिवाइडेड बाय 36 और हम कह सकते हैं 7/12। तो करेक्ट आंसर होगा बी 7/12 कि अगर हम 2 डाइस साथ में थ्रो करें तो कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी है 7/12 और 21/36। हमने कॉइन्स पे ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ है, इनफैक्ट डाइस के क्वेश्चन पे भी शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ है अपने लास्ट की क्लासेस में, जहां हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस किया और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कोरिलेशन का क्वेश्चन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर bxy एंड by(x) आर ऑल हैव सेम साइन। हमेशा सेम साइन होगा, चाहे तीनों पॉजिटिव होगा चाहे तीनों नेगेटिव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी सेम। इस पे भी हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करने वाले हैं जहां हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का। नेक्स्ट, द कोवेरियंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज। अब देखो, कोवेरियंस भी ना आप कभी भी कैलकुलेट करो, वो पॉजिटिव आ सकता है, वो नेगेटिव आ सकता है, इनफैक्ट वो 0 भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है एंड द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट दिया है एक्स और वाई का। What will be the correlation coefficient between u and y? तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे कि आर यू वी इज इक्वल टू क्या था, b मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय मॉड डी मल्टीप्लाई बाय आर एक्स वाई। अब देखो, आर एक्स वाई तुम्हारे पास गिवन है, बट विद द हेल्प ऑफ बोथ इक्वेशन हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, b एंड d का कैलकुलेशन करना होगा। तो देखो, हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है u प्लस 5x इज इक्वल टू 6। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है u इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -5x प्लस 6। अब देखो, अभी तो फिलहाल ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि x के साथ हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो सिंपली जो x के साथ वैल्यू है ना, उसी से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, b को हम रख दें -1/5। तो अगर -1/5 रख रहे हैं b को, इसको सॉल्व करेंगे -1/5, तो ये कितना हो जाएगा +x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा -6/5 होगा। सिंपली हमने डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू पुट की है जिससे हमारी x क्या हो जाए, अकेले हो जाए। वेरिएबल हमें अकेला चाहिए, उसके साथ हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। और आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये -5x क्या डिनोट कर रहा है, x/b को डिनोट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं x कट गया तो -5 इज इक्वल टू 1/b, और हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू -1/5। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है और x वेरिएबल को हमने अकेला रखा है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि u प्लस 5x इज इक्वल टू 6 दिया था, u इज इक्वल टू हो गया -5x प्लस 6। अब इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया है -1/5 से, सो दैट हमारा वेरिएबल x अकेला हो जाए -6/5। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आएगा, -5x, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा +6। बस इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे जो कि दिया है 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है v इज इक्वल टू y माइनस c डिवाइडेड बाई d में। तो ये हो जाएगा 7v इज इक्वल टू 3y माइनस 20, और हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 3y माइनस 20 डिवाइडेड बाई 7। अब क्योंकि हमें y को अकेला करना है तो हमारे पास जो d की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगा, 7/3, तो y अकेला रह जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 20/3। क्लियर। हमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन को कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू और d की वैल्यू को कंसिडर करना है। b कितना हो गया -1/5 और d कितना हो गया 7/3। अभी भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम इस पर फर्दर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकें। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन था वो था RUV इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय mod B mod D RXY। हमने b और d खुद कैलकुलेट किया है, जहाँ हमारे पास b आया है -1/5 और d आया है 7/3 डिवाइडेड बाय मॉड में जब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, सिंपली मॉड में वैल्यू रखने से साइन चेंज नहीं होता है, हम बेसिकली साइन को कंसिडर नहीं करते। RXY हमारे पास दिया हुआ है 0.58। बस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में तो सेम वैल्यू रहेगी, पर डिनोमिनेटर में देखो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3 मल्टीप्लाई बाय 0.58 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बट क्या रह जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा, -0.58। इसकी वैल्यू थी 0.58 और RUV की हो जाएगी -0.58। तो करेक्ट आंसर होगा B -0.58। अगर मान लो इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल्स इज 0.9, मतलब R कितना दिया हुआ है 0.9, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। देन कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है R², और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना होता है 1 माइनस R²। तो 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस 0.81, और ये आंसर कितना आ जाएगा 0.19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B 0.19। सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूले का एप्लीकेशन। नेक्स्ट, इफ एक इक्वेशन गिवन है, इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज -1, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y। यहाँ बेसिकली रिग्रेशन लाइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ किससे मतलब है, मीन की प्रॉपर्टी से। और मीन की प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला था कि वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है। अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x + 4, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी मीन है और ये भी मीन है। तो हम मीन y कैसे निकाल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय मीन x दिया हुआ है -1 + 4 इज इक्वल टू -3 + 4, ये कितना हो जाएगा 1। तो मीन ऑफ y आ गया, तो करेक्ट आंसर होगा A 1। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स इन डिफरेंस ऑफ रैंक्स, क्या बोल रहा है, सम किसका, डिफरेंस ऑफ रैंक के स्क्वायर का, गिवन बाय 2 जजेस A एंड B ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21। ये कितना गिवन है 21, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सीधे सीधे R हमसे कैलकुलेट करने बोला है, हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं। R का फॉर्मूला क्या है, रैंक कोरिलेशन का 1 माइनस 6 समेशन D² डिवाइडेड बाय n² -1। बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन D² कितना है 21 डिवाइडेड बाय n कितना है 8, ब्रैकेट में 8 स्क्वायर दैट इज 64 -1। पहले आप इस वैल्यू को सॉल्व करना और फिर 1 से उसको माइनस कर देना, तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C 0.75। नेक्स्ट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी नवंबर 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है डी 10:12:15। जब हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे तब हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, एरिया कवर्ड नॉर्मल कर्व बाय म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो करेक्ट आंसर होगा सी 99.73%। इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम अपने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल क्लास अपलोड करेंगे तब, और बहुत जल्दी हम वो क्लास अपने सेकेंड चैनल पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, इफ x इज बायनॉमियल वेरिएट विथ पैरामीटर 15 एंड 1/3। अब देखो बायनॉमियल बोला है तो नो डाउट पहला पैरामीटर क्या होगा, n होगा, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, p होगा, क्योंकि यही दोनों पैरामीटर इसमें मैटर करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड के लिए हम ये देखते हैं ना कि n+1 p की वैल्यू कितनी आ रही है, और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी हाईएस्ट इंटीजर होगा उसको हम मोड मान लेते हैं। तो n मेरे पास दिया है 15 + 1 और p दिया है 1/3। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 5.33। तो इसमें जो हाईएस्ट इंटीजर है वो है 5, तो करेक्ट आंसर होगा C 5। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम। नो डाउट इसमें अगर मीन की बात करें तो उसको भी m से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को भी m से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा A, मीन एंड वेरिएंस। Next, the quartile deviation of normal distribution with mean is 10 and variance is 16 is, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, QD पूछा है, क्वार्टाइल डेविएशन किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्वार्टाइल डेविएशन तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है नहीं, बट वेरिएंस दिया है कितना, 16। तो अगर हम इसका अंडर रूट कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आ रहा है 4। बस इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आएगा डी 2.70। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज 0.75। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो सबसे पहले हम वेरिएंस निकाल लें, और वेरिएंस क्या होता है, NPQ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग किसकी बात करें, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये भी हमारे स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, 48। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, क्योंकि ये दिया है ना कि सक्सेस होने की चांसेस कितनी है, इसी से हमें पता चला कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर सक्सेस के चांसेस दिए हैं तो हम फेलियर का खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सक्सेस का कितना है, 0.75, तो Q कैसे निकलेगा, 1 - P, तो नो डाउट Q निकल जाएगा 0.25 जो बैलेंस आ रहा है। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो अगर वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 3, तो करेक्ट आंसर होगा डी 3। नेक्स्ट, फिशर्स प्राइस इंडेक्स इज इक्वल, फिशर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है, अंडर रूट लैस्परेस मल्टीप्लाई बाय पैशेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि बेसिकली ये ज्योमेट्रिक मीन भी माना जाता है लैस्परेस और पैशेस का। अब देखो इंडेक्स नंबर पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट किया है, फिर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे डिस्कशन करेंगे, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन पे, देन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे, एंड लास्ट में हम इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज पे डिस्कशन करेंगे। बट क्योंकि हम एक एक टॉपिक करके अपलोड कर रहे हैं क्लास, तो नो डाउट आपका स्टार्ट्स कंप्लीट भी हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आप उसको समझ भी पाओगे और प्रॉपरली आप रिविजन भी कर पाओगे। तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट, द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 2015 एंड 2020 वर इतना रिस्पेक्टिवली। टेकिंग 2015 एज बेस ईयर, द प्राइस रिलेटिव इज, अब देखो अगर प्राइस रिलेटिव निकालना है तो सिंपली जो करंट ईयर है डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर कितना है 30, बेस ईयर कितना है 25, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी 120, जो कि हमारे पास आंसर में नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए 120। नेक्स्ट, फॉर ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स गिवन है 267% विद बेस ईयर 2005। अब बेस ईयर को हम हमेशा कितना मानते हैं 100। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स ओवर बेस ईयर 2005। अब अगर 2005 में 100% था और 2015 में ये 267% था, तो कितने से इंक्रीज हुआ 167% से। तो करेक्ट आंसर होगा सी 167%। नेक्स्ट,
इन टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशंस कैन अकर विद इन अ पीरियड ऑफ सीजन बेसिकली कितने साल में अकर करता है? 1 साल में, चाहे आप विंटर की बात करो चाहे समर की। तो करेक्ट आंसर होगा ए 1 ईयर। नेक्स्ट, डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स, स्ट्राइक्स, फायर्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आर कॉल्ड इन टाइम सीरीज इरेगुलर। क्योंकि ये तो बिना बताए आती है और बिल्कुल इरेगुलर होती है, हमें नहीं पता होता है कि कब फ्लड आएगा और कब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। तो करेक्ट आंसर होगा डी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज मॉडल इज। मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या करते हैं? चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, और एडिटिव मॉडल में चारों को ऐड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ओवरऑल ये 40 क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे स्टैटिस्टिक्स से वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग पे डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम लोग मैथ्स पे डिस्कशन करेंगे, जो मैथ्स के 40 क्वेश्चंस हैं। बट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हम पूरा डिटेल डिस्कशन डाल रहे हैं, और हमने जो लास्ट अटेम्प्ट में अपनी 3 क्लास अपलोड की थी, जहाँ हमने बताया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्लासेस आप ज़रूर से कर लेना, सो दैट आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बार कवरेज हो जाए। और साथ ही साथ हमने मॉक टेस्ट पेपर पे भी डिस्कशन किया है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी डिस्कशन किया है, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से वो क्लासेस ज़रूर कवर कर लेना। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पर भी कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हम ये भी बता दें कि पेपर 4 के मॉक टेस्ट पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज था। जब सेकेंड सीरीज आएगा तो सेकेंड सीरीज की भी डिस्कशन क्लास हम अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।